जो लोग कहते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, क्या ये अपमान असल में तिरंगे का हुआ था? तिरंगे का अपमान कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो बाकायदा जो इंडिया का फ्लैग कोड है उसमें लिखा हुआ है। पहली बात तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि जिन लोगों ने ये चीज़ फैलाई है उन्होंने इसको अपमान से जोड़ा कैसे। एक खाली फ्लैग पोस्ट था, वहाँ पे एक अपना निशान साहब जो है वो लगा दिए गए, तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कहाँ से आ गया? आई रियली डोंट नो। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का कि जब उसका अपमान हुआ नहीं है, अब तब भी बोल रहे हैं कि उसका अपमान हो गया। निशान साहब वो है जिसको लहरा के इंडियन आर्मी फाइट करती है। ये मुझे लगता है कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं। जी। मोदी जी की फ़ोटो वायरल होती है जिसमें वो बाकायदा नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के साथ मुंह साफ कर रहे हैं। जी। वो इस फ्लैग कोड का उल्लंघन है जिसके अंदर बाकायदा सज़ा है कि कभी कभी कुछ चीज़ें बहाव में हो जाती हैं, भावनाओं के बहाव में हो जाती हैं। जी। उस प्रोपेगेंडा के साथ उन्होंने पूरा जो किसान मूवमेंट थी उसको डिमोनाइज करने की कोशिश की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इस विषय के ऊपर बात करनी जरूरी भी है और आप इस विषय से अच्छे से जानू भी होंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाएंगे आपको। बात करेंगे साल 2021 की, जनवरी का महीना। दिल्ली को तीनों तरफ से किसानों ने अपना मोर्चा लगा के घेराबंदी की हुई थी। अपने मुद्दों को लेकर किसान बैठे थे, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे। उन्हीं दिनों के अंदर किसानों ने मन बनाया कि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को ही अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए, सरकार को भी बताया जाए कि हम यहां बैठे हैं, हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। 26 जनवरी को जहां एक तरफ किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, कुछ नौजवान और कुछ किसान आगू भी दिल्ली के अंदरूनी इलाके के अंदर थे। कुछ ऐसे लोग जो निरंतर दिल्ली के आसपास थे, मैं किसान आगू की भी बात कर रहा हूं और कुछ नौजवानों की भी बात कर रहा हूं। उनका कहना था कि जबरन दिल्ली पुलिस ने बैरिगेटिंग ही ऐसी कर दी कि नौजवान और रैली से कुछ निकल के लोग लाल किले की तरफ चले गए। और वहां पे जो हुआ आपने भी देखा कि जैसे किसानों ने और नौजवानों ने खास तौर पे लाल किले के ऊपर पहुंच के अपनी बात ये रखी कि हमारी तरफ सरकार नहीं देख रही है। प्रोपेगेंडा ये चला दिया गया कि सिखों ने वहां पहुंच के, खालिस्तानियों ने वहां पहुंच के तिरंगे का अपमान किया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। ये कितनी बात सही थी, कितनी बात नहीं। 2 साल बीत चुके हैं, अभी भी ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी विषय के ऊपर बात करेंगे और कुछ और पहलू भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हर बार की तरह मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरणप्रीत कौर जी। उनका स्वागत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरणप्रीत कौर जी, 2 साल बीत चुके हैं। लाल किले की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में हैं। जो लोग समझते हैं कि हुआ क्या था, उनके मन शांत हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, क्या यह अपमान असल में तिरंगे का हुआ था? तिरंगे का अपमान हमें तो नहीं लगता, क्योंकि तिरंगे का अपमान कैसे होगा? तिरंगे का अपमान कब कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो बाकायदा जो इंडिया का फ्लैग कोड है उसमें लिखा हुआ है। और उसमें से अगर आप पढ़ लें, बहुत लंबा चौड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इजीली अवेलेबल है। इंडिया की जो भी जितनी भी जनता है, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो वाकई में समझना चाहते हैं कि इंडियन फ्लैग का अपमान कब होगा, कैसे होगा, तो उनको वो 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि वो मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है। जी। और सबसे पहले वो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971, इनमें जो भी एक पैरामीटर्स जो उलीके गए थे, वो उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो उसमें जितने भी अगर आप देखेंगे
तो कहीं पे भी कोई भी एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के साथ उस दिन को जोड़ता हो। जी। सो ये बात जो फैला दी गई, जिसको इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि राष्ट्र ध्वज का अपमान हो गया। पहली बात तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि जिन लोगों ने ये चीज़ फैलाई है, उन्होंने इसको अपमान से जोड़ा कैसे? ना तो राष्ट्र ध्वज को हाथ लगाया गया, किसी ने राष्ट्र ध्वज को उतारा भी नहीं, उस तरफ गए भी नहीं। एक खाली फ्लैग पोस्ट था, वहाँ पे एक अपना निशान साहब जो है वो लगा दिए गए। तो उसमें राष्ट्र ध्वज का अपमान कहाँ से आ गया? आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि इनकी कैलकुलेशन कैसे है। मैं इसको ज़्यादा प्रोपेगेंडा की तरह ही देखती हूँ, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट के जो पेड मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके लिए ये ज़रूरी था कि जो पूरा फार्मर एजिटेशन थी, जो पूरा मूवमेंट था, उसको बदनाम किया जाए, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ग्लोबल सपोर्ट ले रहा था और मिल रही थी उस एजिटेशन को। तो इसको इतना बड़ा कर दो कि ये तो एक एंटी नेशनल क्राइम हो गया या एक एंटी नेशनल कोई प्रोटेस्ट है। तो उसी सिलसिले में उन्होंने ये राष्ट्रीय ध्वज की बात कर दी। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का, कि जब उसका अपमान हुआ नहीं है, अब तब भी बोल रहे हैं कि उसका अपमान हो गया, है ना? और निशान साहब के साथ अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो सकता है, अगर ये इंडियन मीडिया कहीं पे भी अपने दिमाग में, या इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी ने भी तब बोला था कि हमें बड़ी शर्म आती है ये देख के कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। अगर निशान साहब के साथ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, हो सकता है, अगर हो सकता है, ये अगर उनकी इमेजिनेशन में भी बात आती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया को फिर अपने जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, उनको दोबारा चेक करना पड़ेगा। क्योंकि निशान साहब वो है जिसको लहरा के इंडियन आर्मी फाइट करती है। ये आपको पता है, इंडियन आर्मी जब भी लेह लद्दाख साइड पे फाइट करती है, तो अपना निशान साहब, बाकायदा निशान साहब आर्मी की जो गाड़ियां हैं, जहाँ सिख रेजिमेंट जाती है, उसके सामने लगे होते हैं। उसी झंडे के नीचे वो इंडिया के जो हित है उसको सुरक्षा करती है। यानी कि वही निशान साहब इंडियन ट्राई कलर की जो ऑनर है वो बॉर्डर पे बचाता है जी। और वही निशान साहब आप बोल रहे हो कि रेड फोर्ट पे आके तो उसने नेशनल फ्लैग का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स हैं। जी। तो अगर हम देखें कि ये एक प्रोपेगेंडा था और उस प्रोपेगेंडा के अंदर, क्योंकि जब भी सरकार या कोई मीडिया इस प्रोपेगेंडा को फैलाएगा तो उनको पता होगा कि हमने किन लोगों तक ये बात पहुंचानी है, कौन से लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना है। तो राष्ट्रवाद के जिस कैले हम चोले को पहन के मीडिया काम कर रहा है, तो इसीलिए खास तौर पे ना सिर्फ लाल किला, ना दिल्ली के अंदर जहां जहां पे किसानों ने, नौजवानों ने प्रदर्शन किया, सिर्फ तिरंगे को इसीलिए चुना गया। बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि उनके लिए ये प्रोपेगेंडा बड़ा ज़रूरी था। देखिए, जो सिंबल्स होते हैं ना, जो एम्बलम्स होते हैं, जो इंसिग्निया होते हैं, वो किसी भी राष्ट्र को या किसी भी कम्युनिटी को वो जोड़ के रखने का काम करते हैं। आप एक दूसरे से जुड़े होते हो किसी सिंबल के माध्यम से। देखिए, एक बंदा जो पंजाब में बैठा है, उसका कन्याकुमारी में बैठे इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं है। एक वास्ता है कि उनके जो नेशनल सिंबल्स हैं वो सांझे हैं, वो कॉमन हैं, है ना? वो उसके लिए भी जब उससे पूछोगे कि आपका, मान लीजिए पासपोर्ट ही है, तो हमारे पासपोर्ट के ऊपर वो शेर की एक हमारा इंसिग्निया जो छपा होता है, अब वो शेर का इंसिग्निया कन्याकुमारी वाले के पास भी वही है, पंजाब वाले के पास भी वही है, JNK वाले के पास भी वही है। तो वो इंसिग्नियाज जो है ना, वो राष्ट्र को जोड़ते हैं, किसी भी राष्ट्र को। राष्ट्र में अंदरूनी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन बाहरी तौर पे अगर एक नेशनल आइडेंटिटी बोली जाए तो वो उसको जोड़ने के काम आते हैं। बहुत आसान होता है। देखिए, अगर मैं किसी कन्याकुमारी में बैठे बंदे को कुछ और बोलूँगी कि ये हो गया या वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हो सकता है वो प्रोटेस्ट के साथ हों या प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हों। लेकिन जैसे ही ये बात चलाई जाएगी कि ओह, आपकी नेशनल आइडेंटिटी को डिसऑनर किया गया है, तो वो आप मास या मेजॉरिटी का जो ऑपोजिशन है वो ले सकते हैं। जी। ऐसा हुआ भी, क्योंकि जो एक भानु करके एक संस्था थी, मुझे पूरा नाम भूल गया, लेकिन वो किसान यूनियन थी, भानु, किसान यूनियन भानु करके, उन्होंने अपना इसके बाद उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ली, क्योंकि उनको लगा कि नेशनल
फ्लैग का, राष्ट्र ध्वज का डिसऑनर हो गया। और इसमें फेलियर रहा जो किसान यूनियनों के सो कॉल्ड लीडर्स थे, जिन्होंने ये मान लिया कि नेशनल फ्लैग का डिसऑनर हुआ विदाउट नोइंग कि नेशनल फ्लैग का डिसऑनर कब कब होता है। तो नेशनल फ्लैग को ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जब हम स्कूल में थे तब भी हमें भी हम जब नेशनल एंथम गाते हैं तो मुझे याद है हम अपने स्कूल्स में ऐसे तिरंगा होता था, तो हम, बिकॉज मैं एनसीसी में थी, तो मैं सामने चलती थी, रिपब्लिक डे परेड में मैंने हिस्सा लिया था। तो हमें ये सिखाया गया था कि ये आपका झंडा है, दिस इज योर आइडेंटिटी, है ना। तो अगर मुझे ये बताया जाएगा कि ये तुम्हारी आइडेंटिटी पे किसी ने चोट की है, तो ऑब्वियसली मेरा अपोजिशन उसके साथ हो जाएगा। तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो तिरंगे के साथ अपने आप को जोड़ के देखते हैं। तो जो मीडिया था या गवर्नमेंट थी, क्योंकि उस प्रोटेस्ट को मास सपोर्ट मिल रहा था, लोग हर जगह से उसको सपोर्ट कर रहे थे कि वाकई में किसान सही बैठे हैं, तो अब पूरे इंडिया को एक ही झटके में उनके अगेंस्ट करने का तरीका ये था कि जिसके साथ वो रिलेट करते हैं उसी को बोल दो कि लो तुम उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने तुम्हारे इसी झंडे का अपमान कर दिया है, जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं। इस घटना को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाके आज भी तस्वीरें देखें, उन तस्वीरों के अंदर आपको नजर आएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो किस ऊंचाई पे है। उस ध्वज के आसपास अगर कोई लोग हैं, वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि किसी ने भी उस झंडे को, उस तिरंगे को हाथ तक नहीं लगाया। किसानों ने अपने किसानी झंडे लगाए और कुछ जो वहां पे सिख भाईचारे के समुदाय के लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने वहां पे अपना निशान साहब लगाया। उसका भी एक कनेक्शन है, प्रोग्राम के अंत में उसके ऊपर भी बात करेंगे। किरणप्रीत जी, हमने यहाँ पे बात की प्रोपेगेंडा फैलाया गया। प्रोपेगेंडा कितना सफल हुआ? क्या प्रोपेगेंडा सिर्फ यही सोच के लाया गया था कि हमने इन किसानों को दो फाड़ करना है, यानी उन दो फाड़ के अंदर चाहे नौजवान अलग हो जाएं, चाहे बुजुर्ग अलग हो जाएं, या जथेबंदियां अलग हो जाएं? प्रोपेगेंडा कितना सफल हुआ? सफल तो देखिए बहुत हद तक हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को डिमोनाइज कर दिया गया, जिसमें दीप सिद्धू भी थे, जिसमें और भी बड़े नौजवान थे, और सबसे बड़ी बात, उनको एक टैग दे दिया गया खालिस्तानी, कि ये खालिस्तानी। देखिए ये एक अलग मुद्दा है, मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन खालिस्तान की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है। अब या तो इंडिया के जो लोग हैं वो ये कह दें कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो उनको ये मानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपनी हियरिंग में ये लिखा है, और ये रिटन में है, उनकी रूलिंग है ये, कि अगर कोई पीसफुल वे से खालिस्तान की डिमांड करता है तो वो इलीगल नहीं है। यही कारण है कि सिमरनजीत सिंह मान की जो पार्टी है अकाली दल अमृतसर, वो हर बार बकायदा खालिस्तान के मुद्दे पर ही इलेक्शन लड़ती है। जीत हार अलग बात है, इस बार वो जीते भी हैं। तो इसलिए ये जो इसको इतना बड़ा हवा बना के, इतना बड़ा डेमोनाइज करके जिसको हम दिखाते हैं ना, तो वो बड़ी गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि खालिस्तान के साथ एक टेररिज्म वर्ड जोड़ा हुआ है। जब एक नॉर्थ इंडिया से आगे चले जाएं या सिखों के बाहर जो लोग हैं, जो नॉन सिख हैं, जब वो वर्ड सुनते हैं ना खालिस्तान, तो वो खालिस्तान नहीं सुनते, वो सुनते हैं किलिंग, वो सुनते हैं टेररिज्म, वो सुनते हैं अच्छा खालिस्तान हो गया तो मतलब ये लोग मर्डर करेंगे, ये मारेंगे। तो वो एक डर का, जो भय का जो माहौल है ना, वो उस वर्ड के साथ क्रिएट किया जाता है। तो प्रोपेगेंडा वो बिल्कुल सही हुआ, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ कि इंडियन व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स जो हमें सुनेंगे उनको, या इंडियन लोगों को वैसे भी अपना नेशनल फ्लैग को जो कोड है उसको पढ़ना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि गलती कहाँ पे है। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरणें देती हूँ। सेक्शन नंबर 2 उसी फ्लैग कोड का, मेरे पास ये पूरी डॉक्यूमेंट है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ये आप मैंने फिर बोल रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट बड़ा इजीली अवेलेबल है, क्योंकि मेरा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये छापा है। ये जितने भी रूल्स थे सबको एक जगह पे इकट्ठा करके कंपाइल किया गया फ्लैग कोड के अंदर। अब उसमें सेक्शन नंबर 2 पैरा नंबर 4 और 5 में एक बात लिखी गई है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको आप ड्रेप नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ड्रेपरी इन एनी फॉर्मेट।
ड्रेप मतलब उसको आप लपेट नहीं सकते, ड्रेस में भी नहीं लपेट सकते आप, वैसे भी उसको ऐसे नहीं लपेट सकते। और वो किसी भी हैंकरचीफ के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसके साथ आप हाथ साफ कर सकते हैं, मुंह साफ कर सकते हैं, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी नहीं उसकी हो सकती। आप ठीक। समझे। मोदी जी की फोटो वायरल होती है जिसमें वो बकायदा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के साथ मुंह साफ कर रहे हैं। जी। वो इस फ्लैग कोड का उल्लंघन है जिसके अंदर बकायदा सजा है ना। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि मोदी जी को सजा क्यों नहीं हुई या होनी चाहिए, वो नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है अगर मोदी जी को अगर पूछा जाए कि आप नेशनल फ्लैग का इंसल्ट करना चाहते थे तो वो नहीं होगा। शायद वो कहें कि मैं नेशनल फ्लैग का इंसल्ट नहीं करना चाहता, जी। लेकिन वो एक इम्पल्सिव एक्शन कि उनको शायद पसीना आया होगा, तब वो योग डे था तो वहां से निकले और उन्होंने मुंह साफ कर लिया। जी। मैं इसको हुआ भी नहीं बनाना चाहती कि ओ मोदी जी ने जानबूझ के किया, लेकिन मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि कभी कभी कुछ चीजें बहाव में हो जाती हैं, भावनाओं के बहाव में हो जाती हैं। जी। उनको उसी तरह से एम्ब्लेमेटाइज कर देना, उनको सिंबलाइज कर देना कि तुम टेररिस्ट ही हो इसलिए तुमने जानबूझ के ये किया है, वो गलत है। क्योंकि अगर ऐसे हम बिल्कुल वैसा ही जैसे अब ये भावनाओं का ही एक होगा ना भाव कि मोदी जी बकायदा वहाँ पे वो काम जो योग डे मना रहे हैं और उसके बाद उनको उनके दिमाग में नहीं रहा होगा कि ये झंडा हमारा राष्ट्र ध्वज है और फ्लैग कोड में ऐसा कुछ लिखा है ना। अभी की मैं ये भी बता दूं कि फ्लैग कोड में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कोई अपना पर्सनल झंडा नेशनल फ्लैग के साथ नहीं लगा सकता। जी। ये फ्लैग कोड में नहीं है। हाँ, उसकी कुछ कानून है कि अगर आपको अपना फ्लैग, अपना जो पर्सनल कोई फ्लैग है वो अगर राष्ट्र ध्वज के साथ लहराना है जी। तो वो कैसे लहराया जा सकता है। जो उस दिन हुआ वो बकायदा उन कोड्स को मान कर हुआ, मतलब मानकर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले पढ़े होंगे और फिर ऐसा नहीं है, लेकिन जो वहां पे माहौल बना वो बकायदा उसको मानता है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो मान भी नहीं रहे, है ना। तो लेकिन अगर मोदी जी को हम डेमोनाइज नहीं कर सकते, अगर मोदी जी की जगह पे वहां पे कोई सरदार होता, मान लीजिए पगड़ी पहने, और वो ऐसे मुंह साफ कर रहा होता, तो मैं डेड श्योर हूं कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता, देखिए ये खालिस्तानी है, ये कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात है, आप अक्सर देखते हैं कि जब इंडिपेंडेंस डे आता है या रिपब्लिक डे तो कागज के जो फ्लैग बना के बेचे जाते हैं, राइट। तो उसका भी प्रावधान है जी इसी कोड में, लेकिन उसमें एक बात ये लिखी गई है और सेक्शन नंबर 2.2 पैरा नंबर 10 वो ये बोलता है कि अगर आप कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे अगर कागज के जो कागज पे छाप के राष्ट्रीय फ्लैग दिया जाता है तो उसको कहीं पे भी ऐसे फेंका नहीं जा सकता। ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया और फिर आप फेंक के चले जाएं। हमने कितनी बार ये देखा है कि इंडिया की सड़कों पे वो फ्लैग ऐसे ही रुल रहा होता है ना, अगले दिन कूड़े के ढेर में जा रहा होता है। तो वो इस फ्लैग कोड की नियमों की उल्लंघन है। अब अगर तो हम ये कहें कि जितने भी लोग वहां पे फेंक के जाते हैं उनमें से कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के दिन उनके हाथों में भी दे दिया जाता है, तो वो खालिस्तानी नहीं होते या वो टेररिस्ट नहीं होते। मैं खालिस्तानी और टेररिस्ट वर्ड को ना सिनोनिमस यूज नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि वो लोग करते हैं इसलिए। तो वो जानबूझ के नहीं फेंक के जाते, वो छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि फ्लैग कोड ऐसा है, या उस समय क्योंकि उनको फटाफट होता है कि अब हमने परेड में हिस्सा ले लिया इतने समय तक, अब हमें भाग के जाना है, अब हमने कुछ खाना है, तो वो उसी इम्पल्स में वहां फेंक जाते हैं। ये कुछ दिनों के लिए है, या कुछ 15 अगस्त मान ले या 26 जनवरी मान ले, या कोई स्पोर्ट्स डे हो जाए तो उसके लिए हाँ। आपने अभी यहाँ पे दीप सिद्धू का नाम लिया, उसका भी हम जिक्र में बात में लाएंगे। क्या भारत में सरकार ने साल 2022 के अंदर जो ये हर घर तिरंगा मुहिम चलाई थी, ये मुहिम को देखकर लगता है या महसूस होता है कहीं पे कि हाँ उसी प्रोपेगेंडा को कहीं आगे लेकर जाया जा रहा है, जो लोग रह गए उनको साथ जोड़ा जा रहा है? मैं बाद में लाना चाहता था लेकिन अभी आपने जिक्र में लाया इसलिए मुझे लगा। ये ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये समझाने के लिए भी बड़ा इजी है कि ये प्रोपेगेंडा क्यों है। देखिए, अगर ये जो वाक्य जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो हुआ है 26 जनवरी 2021 को, राइट। 26 जनवरी 2021 को ये वाक्य होता है, पूरा ह्यू एंड क्राई हर जगह पे होता है, बकायदा मोदी जी भी बयान देते हैं, प्रेसिडेंट
बयान देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बयान देते हैं कि हमें बहुत बुरा लगा, ये होना नहीं चाहिए था, सब कुछ होता है। अब ये आप सोचिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ये लगा कि ऐसे भी नेशनल ध्वज का अपमान हो सकता है, जी तो जब भी कोई अमेंडमेंट होगी तो उसमें ऐसा भी कोई क्लॉज डाला जाएगा कि झंडे के आसपास भी आप कहीं पे अपना कोई नेशनल फ्लैग या अपना कोई भी जो फ्लैग है वो नहीं लगा सकते, या किसी तरह की भी कोई अमेंडमेंट होनी थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिसंबर 30 2021 उसी साल के दिसंबर में आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास करती है जिसमें वो फ्लैग कोड को अमेंड किया जाता है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है क्योंकि जो इनिशियल कोड है फ्लैग कोड, उसमें ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, वो सिर्फ खादी का बनाया जा सकता है, हैंड वोवन खादी का। तो वहाँ पे वो अमेंडमेंट होती है क्या कि अमेंडमेंट ये नहीं होती कि वहाँ पे कोई लाल किले पे कोई और झंडा नहीं लगाया जा सकता, या इस सिलसिले के साथ रिलेटेड कोई अमेंडमेंट नहीं होती। अमेंडमेंट होती है कि आप जो झंडा है अब से वो पॉलिएस्टर का भी बनाया जा सकता है, या कोई भी जो सिंथेटिक मटेरियल है उसका भी बनाया जा सकता है, और कोई भी बना सकता है। उसके लिए बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स साइट्स के साथ भी कनेक्शन करती है, जिसमें भी है जिनकी मेजर मार्केट जो है वो चाइना से आती है। जी। अब आप सोचें, वही चाइना जो हमारे बॉर्डर्स में इंक्रोचमेंट कर रहा है, उसी चाइना को हम अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाने का ठेका दे रहे हैं कि ये लीजिए हमसे पैसे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना के भेजिए। और जब वो भेजेगा राष्ट्रीय ध्वज तो वो कौन सी रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा? पहली बात, चाइना जिस देश में वो घुसपैठ कर रहा है, इंडिया उसी को पैसे देगा कि तुम हमारे देश में घुसपैठ, हमारे ही पैसे से घुसपैठ करो, हमें राष्ट्रीय ध्वज बना के दे दो। ये बात बड़ी क्लियर होती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके लिए वो एक इंसिडेंट जो था वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का माध्यम था जी। उस प्रोपेगेंडा के साथ उन्होंने पूरा जो किसान मूवमेंट थी उसको डिमोनाइज करने की कोशिश की, और उनका असल में कोई मतलब नहीं था। फिर आती है हर घर तिरंगा। अब उसमें देखिए, फिर से मैं वही कोड की बात ही करूंगी क्योंकि हमें जो भी बात करनी है फैक्चुअल करनी है। वहाँ पे ये बाकायदा कह दिया जाता है कि और ये इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट था कि कम से कम 20 करोड़ घरों तक ये पहुंचाएंगे, और ₹30 एक झंडे की कीमत है जी। अब जो हमारा फ्लैग कोड है उसी में ये बात आती है। मैं फिर पैरा बोलती हूँ, पार्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 1 पैरा नंबर 1, उसमें वो लिखा है द फ्लैग शेल नॉट बी यूज्ड इन कमर्शियल पर्पसेस अंडर एक्ट 1950, कि किसी भी कमर्शियल पर्पस में यूज नहीं होता। आप तो फ्लैग की ही कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। फ्लैग को कमर्शियल यूज के लिए आप यूज करो ना करो, आप उसी की ही कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। बकायदा आपने खादी के साथ, क्योंकि जब इंडियन इंडिपेंडेंस की बात आती है तो खादी का स्वराज के अंडर और स्वदेशी के अंडर बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी खुद कहते हैं कि मेक इन इंडिया वो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो आप देखें कि ये पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे वो डिसमेंटल करते हैं, क्योंकि अभी तक, और इसका बकायदा एजुटेशन भी लॉन्च हुआ, वो बहुत सारा मीडिया ने कवर नहीं किया, करेंगे भी नहीं। कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ, इन्होंने अपना बकायदा एजुटेशन लॉन्च किया था, क्योंकि उनका कहना यह था कि हर बार इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे उनको 3-4 करोड़ का बिजनेस मिलता था, और वो खुद इंडियन का एक जो इंडिया मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट वो लेके चल रहे थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि उसको आउटसोर्स करके उनका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो कहीं और दे दिया। सो मेक इन इंडिया को खुद ही आप प्रमोट कर रहे हैं, खुद ही आप उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये समझना पड़ेगा, इंडिया के सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि वो जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था वो इंडियन ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की ऑनर में नहीं किया गया था। वो इसलिए किया गया था ताकि लोगों का नंबर 1 तो सपोर्ट किसान आंदोलन से साइड पे हो जाए, नंबर 2 सिखों को डिमोनाइज किया जा सके, क्योंकि अगर डिमोनाइज होंगे तो वहां पे जहां पे वो बैठे थे वहां पे वो बल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पहले वो बल का प्रयोग नहीं हो सकता था। आपको याद होगा कि उसके आई थिंक अगले ही दिन थोड़े से कुछ वहां पे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर, जिनको बोला गया था कि ये लोकल लोग हैं, जो कि लोकल लोग थे नहीं, वो इकट्ठे होकर बकायदा उन्होंने पत्थर मारे थे। राइट, वो पत्थर मारे गए, और इसीलिए लोगों
फिर उसको जस्टिफाई ये किया गया कि क्योंकि राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ इसलिए इनको पत्थर पड़े हैं। तो यानी कि आप उनको डेमोनाइज कर रहे हो ये कहने के लिए कि अब इनके ऊपर वायलेंस जो है वो जायज़ है, अब वायलेंस की जा सकती है, जी राइट? उससे पहले नहीं कहा जा सकता था। तो ये प्रोपेगेंडे का पूरा एक प्रोपेगेंडा का एक पार्ट था। जी अदरवाइज अगर वाकई में मोदी गवर्नमेंट को ध्वज के साथ प्यार होता तो जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट इशू की, जब अमेंडमेंट की, तो उसी अमेंडमेंट में एक क्लॉज ये भी पक्का डाल देते कि रेड फोर्ट पे कभी कोई और फ्लैग नहीं आ सकता। मैं वापस 2021 जनवरी वाली घटना की तरफ जाऊंगा, लेकिन 2021 दिसंबर के जो अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो इस अमेंडमेंट को अगर भारत सरकार जिन्होंने छाप के लागू भी कर दिया है, तो कोई भी व्यक्ति अब आके कह सकता है कि भारत का ध्वज जो 30-30 रुपए में बेचा गया वो गैर कानूनी था और उसके ऊपर धाराएं लगा के केस भी दर्ज किया जा सकता है कि ये कहते हुए कि ये अपमान है। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं कोई करेगा नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं ये अक्सर बोलती हूँ कि पता नहीं, मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये अगेन इट्स ओपन फॉर एनालिसिस, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रही है, जो सरकार चल रही है, वो ट्विटर पे चल रही है, वो फेसबुक पे चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हर एक चीज़ को वो जो ट्विटर उछालेगा, जो फेसबुक उछालेगा, सोशल मीडिया पे जिस तरह का कोई नैरेटिव बनाया जाएगा, उसी अकॉर्डिंग चीज़ें निकलेंगी। अब मुझे नहीं पता कि मुझे लगता है जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने बोला था, बस उन्होंने एक बाकायदा कांग्रेस ने तो किया, इसका अपोज किया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में पूरा इंडिया, और मैं कांग्रेस की फैन नहीं हूँ, हो भी नहीं सकती ड्यू टू 1984, मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ कहीं किसी को ये ना लगे कि मैं कांग्रेस को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में वो एक पार्टी की जितना भी प्रोपेगेंडा है उसको ऐसे ही ले रहे हैं। जयराम रमेश ने सीधा ये बात बोली थी कि ये जो ट्राई कलर को इंपोर्ट करना है, ये अपने आप में ही ब्लास्फेमी है, ये अपने आप में राष्ट्र ध्वज का अपमान है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। तो वाकई में इंडिया के लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप और पार्ट को देंगे, बाकायदा इंडियन फ्लैग कोड में ये लिखा गया है कि अगर राष्ट्र ध्वज लहराया जाएगा तो वो राइट साइड पे कब होगा, लेफ्ट साइड पे कब होगा, अगर एक तरह के देश हैं तो राष्ट्र ध्वज की पोजीशन कहाँ पे होगी, यूनाइटेड नेशंस के साथ फहराया जा रहा है तो कहाँ पे होगी। तो को आप कैसे बताओगे कि ये हमारे कोड्स हैं? आप किसी कहीं पे भी इसका अपमान नहीं कर सकते। जैसे एक जगह पे ना, क्योंकि ये एक्चुअली मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात है, हमें समझना पड़ेगा। अगर बीजेपी, क्योंकि दैट्स द रूलिंग गवर्नमेंट है ना, तो अगर वो वाकई में उनका बड़ा प्यार होता ना राष्ट्र ध्वज से, वो तो खुद कितनी बार अपमान करते हुए देखे जाते हैं। मैं फिर उसी बात पे आती हूँ, जैसे मैंने मोदी जी के बारे में बात करी, इंडियन फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग तिरंगा जो है वो सबसे टॉप पे रहना चाहिए जी। बीजेपी की एक नेता की डेथ होती है, वहाँ पे जेपी नड्डा भी खड़े हैं, मतलब बड़े बीजेपी नेता की डेथ होती है और बड़े बीजेपी नेता वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे बकायदा वो जो तिरंगा है वो नीचे है और उसके ऊपर बीजेपी का फ्लैग है। अब या तो वो अगर तो जानबूझकर किया है फिर तो उनके ऊपर होना चाहिए केस, और अगर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, अगर ये ऐसे ही हो गया, तो फिर मुझे लगता है फिर उनको ये जो लाल किले पे हुआ उसको ये कैसे फिर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि उन्होंने जानबूझ के किया जी। ना तो हम नड्डा जी के दिमाग में घुसे हुए हैं, ना वो दीप सिद्धू के दिमाग में घुसे थे, फिर कैसे इस बात को हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही हुआ, जानबूझ के किया गया है ना, ये वेल थॉट था, ये कैसे था। दीप सिद्धू का यहाँ पे आपने जिक्र किया, दीप सिद्धू को जिम्मेवार ठहराना कितना सही है? यहाँ पे किसी को भी जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है, लीव अलोन दीप सिद्धू। दीप सिद्धू का नाम सामने आ गया या उसको उछाला गया क्योंकि वो इजी टारगेट था। वो इजी टारगेट कैसे था? उसके पहले बरखा दत्त के साथ उनकी एक इंटरव्यू हो चुकी थी जिसमें बरखा दत्त उनके मुंह में वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं कि संत जरनैल सिंह खालसा पिंजरांवाले वाज अ टेररिस्ट। अब कोई भी जो सिख, मैं सिख भी नहीं कहती, कोई भी जो ठीक हिस्ट्री को समझता है, जो 1984 की हिस्ट्री को समझता है कि हुआ क्या था, जो 1978 में क्या हुआ था वो समझता है, वो संत जरनैल सिंह खालसा पिंजरांवाले को टेररिस्ट नहीं बोलेगा।
उसमें बीजेपी के ही सुब्रमण्यम स्वामी भी आते हैं, जी वो भी नहीं बोलते, क्योंकि जो भी उस समय उस जगह को तक देखा है ना जिसने भी, वो नहीं बोलेगा कि वो टेररिस्ट थे। तो अब दीप सिद्धू, क्योंकि वो उसने पढ़ा है, उसने सिर्फ सुना नहीं है, उसने दूरदर्शन की खबरें सुन के अपना माइंड नहीं बनाया कि संजय जरनैल सिंह भिंडरांवाले जो थे वो टेररिस्ट थे। उसने बकायदा पढ़ा है, तो वो नहीं बोलेगा, है ना। तो वहां पे क्योंकि वो बरखा दत्त को अपोज करते हैं और अपनी ग्राउंड छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए वो पहले ही वो टारगेट में थे। और दूसरी बात ये, क्योंकि वो सनी देओल वगैरह के साथ वो कैंपेन में भी रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि किसानों में भी वो थोड़े से विलन फॉर्म में आए, क्योंकि किसानों में ये बड़ी बड़ी इजी हो गया था किसानों में ये नैरेटिव देना कि देखिए ये तो बीजेपी का बंदा है। तो किसान बहुत लंबे समय तक दीप सिद्धू को बीजेपी का बंदा बोलते रहे और बोलते रहे कि ये घुसपैठ किए हुए हैं, जी है ना, ये किसान आंदोलन को खराब करने आया है। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुई थी सनी देओल के साथ, मोदी जी के साथ, आई थिंक अमित शाह भी थे शायद, आई डोंट नो, लेकिन इनके साथ फोटोग्राफ वो वायरल हुई थी। और उधर दूसरी तरफ जो है वो सरकार ये बोल रही है कि अब इसका बीजेपी के साथ कोई लेना देना है नहीं, ये खालिस्तानी है, तो इसलिए सरकार भी उनको टारगेट कर रही थी। तो वो ना दोनों तरफ से ही, क्योंकि वो एक बड़ा इजी टारगेट थे, है ना, उसी के कारण अगर कोई और होता, मान लीजिए किसी और, वहां पे ऐसा तो नहीं था कि किसान नेता में से कोई भी नहीं गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसान नेताओं की राइट हैंड थी, जिसमें गुरप्रीत सिंह कोटली का एक जिक्र आता है नाम, उसका अपना उसने उन्हीं दिनों एक चैनल बनाया और बहुत बड़ा भी कर लिया, दीप सिद्धू के ऊपर ही, जी दीप सिद्धू के ऊपर ही पॉलिटिक्स करके उसने बहुत बड़ा कर लिया था। तो बकायदा वो बंदा भी वहां था, लेकिन अगर उसका नाम वहां पे आ जाता तो शायद जो किसान फार्मर्स जो लीडर्स थे, फार्म लीडर्स, वो शायद उसके अगेंस्ट इतना नहीं बोलते, क्योंकि दीप सिद्धू का नाम आ गया और पहले से उनके पास ये था कि शायद ये बीजेपी का प्लांटेड बंदा है, तो उन्होंने भी मान लिया कि जानबूझ के लेके गया है। दूसरी तरफ क्योंकि बरखा दत्त की इंटरव्यू के बाद ऑलरेडी इंडियन मीडिया ने ये बात प्रचार कर दी थी कि दीप सिद्धू जो है वो खालिस्तानी है, जी तो इसलिए उनके लिए भी इजी हो गया उसको टारगेट करना, तो इसलिए उसको जो फॉरमोस्ट चेहरा बना के पेश कर दिया गया। दूसरी बात हमें ये देखनी पड़ेगी, दीप सिद्धू वहां पे पहले नहीं पहुंचते, दीप सिद्धू बाद में पहुंचते हैं, लेकिन वो जिस तरह से उनको उधर धकेला गया, देखिए इतना बड़ा, आपको पता है प्रोटेस्ट है, आपको पता है कि किसानों ने ये बोला है कि हम रिपब्लिक डे की परेड के साथ अपनी परेड निकालेंगे, ये बात बोली है, तो आप वहां पे रेड फोर्ट को खाली कैसे छोड़ सकते हो? जी तो बकायदा वो जो रूट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो उठे और उड़ के वहां पहुंच गए, बकायदा किसी रूट से गए ना वो, तो उनको रास्ते में क्यों नहीं रोका गया? बकायदा रास्ता बनाया गया। अगर आप पूरा दिल्ली का जो नक्शा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जहां जहां बैरिकेडिंग की गई है उनके पास वो रास्ता ही वो बचता है, और बकायदा उनको उस तरफ धकेला गया कि आप लाल किले जाइए, क्योंकि लाल किले तक पहुंचना, और ये इंडिया की जो स्टेट है ना उसको समझ में आता है कि सिखों का लाल किले के साथ कनेक्शन है जी और जब भी वहां जाएंगे तो उनको क्योंकि उससे पहले कितने दिनों तक ये बातें आ रही थी कि हमने पहले भी दिल्ली जीत के छोड़ी हुई है, हमने पहले भी दिल्ली जीत के छोड़ी हुई है, तो इस चीज को बकायदा जो देखिए जो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो गवर्नमेंट होती है उसके पीछे दिमाग लगे होते हैं, और वो दिमाग मेरे तरह और या आपकी तरह नहीं होते जो एक ही तरफ सोचते हैं, जो यूनिडायमेंशनल होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल सोच रहे होते हैं। उनको पता होता है कि मैंने चेक और मेट कैसे देना है, ठीक है, तो वो इस चीज को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि सिखों की भावना का लाल किले के साथ जुड़ी हुई है, और बकायदा सिखों में ये बात बार बार आ रही है कि हमने पहले भी दिल्ली जीत के छोड़ी हुई है, तो कब जीती हुई है? उनको पता था कि जब वहां पे पहुंचेंगे तो दिल्ली दोबारा जीतने का जो एक जज्बा है वो वहां पे आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आए। जी मान लीजिए वहां पे उस दिन वो निशान साहब ना भी लगाया गया होता ना, तब भी इसको ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जाना था, फिर भी कुछ कमी नहीं छोड़नी थी। तो दीप सिद्धू को विक्टिम है इस पूरे पूरे घटनाक्रम का, ना कि वो कल्प्रिट है, उसको विक्टिमाइज किया गया है, और अभी तक उसके नाम पे ये विक्टिम बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने अपनी सपोर्ट भी दी
कि वहाँ पे अगर सिखों ने निशान साहब लगा भी दिया तो कुछ गलत नहीं किया, साथ में वो बोल देते हैं कि दीप सिद्धू ट्रेटर था, है ना। तो ये देखना समझना पड़ेगा कि एक बंदे को, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को विक्टिमाइज कैसे किया जाता है, उसको कल्प्रिट कैसे बना दिया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो भी लाल किले के ऊपर 21 जनवरी को हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पाया गया कि दीप सिद्धू को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। दीप सिद्धू और अन्य नौजवानों को एक तरफ गद्दार का खिताब दे दिया गया। दीप सिद्धू के पहले हुए इंटरव्यूज में से कुछ बातों को पकड़ा गया। उसके बाद दीप सिद्धू की कई तस्वीरें थी जिनको भाजपा के नेताओं के साथ जोड़कर बताया गया कि ये उन्हीं का भेजा हुआ बंदा है। बहरहाल एफआईआर भी हुई। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी भी होती है दीप सिद्धू की। गिरफ्तारी के बाद उनका पूरा केस चलता है। मीडिया ट्रायल पहले ही हो चुका होता है। लोगों के जहन के अंदर ये बात बिठा दी जाती है कि हाँ, तिरंगे का अपमान वहां पर हुआ था। तिरंगे का अपमान की बात जब आती है तो वहां पे जो झंडे लगाए जाते हैं, किसानी झंडे, एक और धर्म का झंडा भी वहां पे लगाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। वो निशान साहब लगाए जाते हैं जी। निशान साहब जो है वो सिखों का धार्मिक चिन्ह है, और ना सिर्फ धार्मिक चिन्ह है, सिखों की सॉवरेनिटी का चिन्ह भी है। और ये सॉवरेनिटी का चिन्ह, अब यही एक बात है जो समझनी और समझानी बड़ी ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ स्टेट को समझ आती हैं, वो नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचती ही नहीं। अब देखिए, मैंने मोदी जी का जिक्र किया, पहली बात में ही मैंने जिक्र किया। मैंने ये भी बताया कि कैसे वो अपना मोह पहुंच रहे हैं उसी से। बाद में मैंने एक और इवेंट का जिक्र किया जहाँ पे बकायदा बीजेपी का झंडा नेशनल ध्वज के ऊपर रखा गया है जी। तो इन सब में वो कल्प्रिट नहीं माने जाते, वो उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ तक कि मीडिया ट्रायल भी नहीं होता कि ये क्यों ऐसा किया गया या ये जानबूझ के हुआ गया कि नहीं, जबकि इसका कुछ बेसिक है, कुछ बेस है जिस पे ये लगाया जा सकता है कि शायद ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों बेस है? क्योंकि मोदी जी के जो गुरु हैं गोलवालकर साहब, वो तो हमेशा से बोलते रहते हैं कि, और उनकी बंच ऑफ थॉट्स में ये बात बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि हमें समझ नहीं आती कि हम लोगों को एक नेशनल झंडे की ज़रूरत क्यों है, हमें एक नए झंडे की ज़रूरत क्यों है। और बाकायदा ऑर्गेनाइज़र में ये बात छपी है जुलाई 17 और 22 1947 की, कोई भी ऑर्गेनाइज़र निकाल के पढ़ ले तो वहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा है कि ये जो झंडा है, ये ट्राई कलर है, दैट विल नेवर बी रिस्पेक्टेड एंड ओन्ड बाय द हिंदूज। अब आप एक बात समझें, एक तरफ वो लोग हैं जिनका ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि उन्होंने कभी तिरंगे को अपनाया नहीं जी। उनका जिस विचारधारा के ऊपर वो काम करते हैं, जो उनकी फेवरेट बुक्स में से एक है, उन बुक्स में ये लिखा गया है कि तिरंगे की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये जानबूझकर थोपा जा रहा है। फिर भी जब वो लोग कुछ भी गलती करते हैं जिसमें तिरंगे का अपमान होता है अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ये ऐसे थोड़ी हुआ होगा, जानबूझ के थोड़ी किया गया होगा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका, मैं ये बात पहले भी कर चुकी, दोबारा कर रही हूँ, जिनका निशान साहब बाकायदा बॉर्डर्स पे फहराया जाता है और सिख रेजिमेंट उसी निशान साहब के अंडर लड़ती है और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करती है, उनको कल्प्रिट ठहरा दिया जाता है कि तुमने लाल किले पे ये अपना निशान साहब लगा दिया, ये खालिस्तानी झंडा हो गया। जी। अब आप समझें एक बात को, यही समझना बड़ा ज़रूरी है हमें कि जब तो कोई काम स्टेट करे तो वो लॉजिकल है, वो ठीक है, रैशनल है। जब कोई आम इंसान, कोई भी नागरिक कर ले, वो गलत हो जाता है। 2014 में लाल किले के ऊपर ही दिल्ली फतेह दिवस मनाया गया। जी। ठीक है, दिल्ली फतेह दिवस मनाते समय बाकायदा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वहाँ मनाया, बाकायदा मोदी जी भी वहाँ पे गए थे, सब गए, और वहाँ पे उसी लाल किले पे नीले केसरी हमारे जो निशान साहब है वो वहाँ पे झूल रहे थे। अभी भी फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो उसी लाल किले पे जब सरकार हमारे झंडे लगाएंगी तब तो वो ठीक है, जब कोई आम इंसान वहाँ जाके अपना झंडा अपनी इमोशन से निकला हुआ वो लगा देगा बिना इस इंटेंशन से कि उसको तिरंगे का अपमान करना है, तो उसको आप डिमोनाइज कर दोगे, क्योंकि
उसको आपको डेमोनाइज करके उसको नीचे करना है, उसके ऊपर आपको वायलेंस का इस्तेमाल करना है। तो ये बात है। अगली बात आती है कि जो झंडा लगाया गया वो क्या था। वो सिखों की सॉवरेनिटी का झंडा है एक बात, और वो निशान साहब है। वो निशान साहब जो तकरीबन हर गुरुद्वारे में वहाँ पे हैं, तकरीबन क्या हमेशा हर गुरुद्वारे में निशान साहब होते हैं। आप ये बात समझें, ये लाल किला है और बिल्कुल उसके सामने चांदनी चौक है। वहाँ पे हमारे गुरु का शीश लगा, और वहाँ पे हमेशा वो जब आप लाल किले को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कोई टायरनी हुई थी, यहाँ पे कुछ क्रूरता हुई थी। जब आप चांदनी चौक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किसी ने ह्यूमन राइट्स के लिए सर दिया था। हमारे गुरु थे, किसी के लिए वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए सर दिया था, और वहाँ पे वो निशान साहब लगा है। अब आप समझो कि निशान साहब बड़े हुए या लाल किला, जो हमेशा से, आज उसको आप राष्ट्र धरोहर कह रहे हो, लेकिन वहां से जैसे फरमान होते रहे हैं, वो फरमान कैसे होते रहे, उसकी तो पाकता का आप कैसे उसको तुलना ही नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं जो बात बताना चाहती हूँ, देखिए जब भी जो खालिस्तान का झंडा कह के उसको प्रचारा गया, मुझे मेरे जो दोस्त हैं या जो जानने वाले हैं, उन्होंने भी फ़ोन कर करके पूछा कि खालिस्तानियों ने अपना झंडा लगा दिया। तो मैं उनके ऊपर भी मुझे हंसी भी आती थी, मैं बताने की कोशिश भी करती थी कि भाई जो खालिस्तानियों का झंडा है ना, जिस झंडे को खालिस्तानी अपना कहते हैं, वो 4 कोना है। ये बात समझिएगा आप भी, व्यूअर्स भी। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनके झंडे रेक्टेंगुलर नहीं हैं। बाकी सभी देशों के जो झंडे हैं वो रेक्टेंगुलर हैं। क्यों हैं? पहले ये देख लें कि 3 देश कौन कौन से हैं। एक है नेपाल, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है वाटिकन सिटी। नेपाल का जो झंडा है वो एक कोण ऊपर है त्रिकोण और एक नीचे त्रिकोण है, और फिर वो डंडा है। अब उसका क्या है, वो हिमालयन माउंटेन्स की रेप्लिका है, क्योंकि नेपाल के ऊपर कभी किसी का राज नहीं हुआ, मतलब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म ने उसको कभी अपने अंडर लिया नहीं, तो इसलिए वो उस तरह का उनका पुराना ध्वज जो वो चल रहा है। एक वो अलग है, एक स्विट्जरलैंड का है जो अभी भी, क्योंकि वो अपनी जो उनकी आर्मी के कोट है ना, वो स्क्वायर शेप में है, तो अभी भी वो अपना स्क्वायर वाला ही लेके चलते हैं। वाटिकन सिटी वाले कहते हैं कि हमारा है ही, हम तो रिलीजन के ऊपर चलते हैं, हम दुनिया को मानते ही नहीं, तो वो अपना गॉड का झंडा बोलते हैं, तो उसका भी उनका स्क्वायर है। बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी देश हैं, सबके रेक्टेंगुलर हैं। उसका रीज़न क्या है? 17th सेंचुरी को हम एज ऑफ सेल बोलते हैं। एज ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? कि उस सेंचुरी में बहुत सारे लोग जो थे वो पानी के ज़रिए एक दूसरे के नेशनल बाउंड्रीज में प्रवेश कर रहे थे। यानी कि जैसे हम जो ग्लोबल विलेज, जिस दुनिया की कल्पना हम आज करते हैं, जिसकी बाउंड्रीज को हम नेशनल बाउंड्रीज आज बोलते हैं, इसकी कल्पना तकरीबन तब शुरू हुई थी। और तब ये बात मैंडेटरी की गई, ये ज़रूरी की गई कि जितने भी देश पानी में अपना कोई काम कर रहे हैं, जो सॉवरन कंट्रीज हैं, जो अपने आप में देश हैं, वो अपनी अपनी जो नाव है उसके ऊपर अपने अपने देश की आइडेंटिटी का झंडा लगाएं। अब क्योंकि जो रेक्टेंगुलर झंडा है उसमें हवा का बहाव ठीक रहता है, वो हवा के साथ फ्लो होता रहता है हमेशा, तो इसलिए रेक्टेंगुलर झंडे शुरू हुए। उस समय से लेके आज तक जितनी भी सॉवरन कंट्रीज हैं, सॉवरन कंट्रीज मतलब जो जिनमें उनका अपना अपना राज चलता है, वो सारी रेक्टेंगुलर झंडे के साथ है। ट्रायंगुलर झंडा किसी का भी नहीं है। निशान साहब ट्रायंगुलर हैं क्योंकि वो सिखों का, वो उसी समय का है जब से, क्योंकि खालसा माना जाता है कि वो अकाल पुरख की फौज है, वो कभी किसी के नीचे नहीं आया। पंजाब का जो एक राज्य था वो ज़रूर अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन जो खालसा है उसके ऊपर कभी कोई काबज़ नहीं हो सका। अब खालसा वो भी है जो इंडिया में रह रहा है, खालसा अमेरिका में भी है, खालसा न्यूजीलैंड में भी है, खालसा कहीं और भी है। तो खालसे का जो झंडा है, जो उनकी सॉवरेनिटी का झंडा है, जैसे नेपाल का झंडा बदला नहीं, उसी तरह से खालसे का झंडा भी बदला नहीं, जो कि ट्रायंगुलर है। खालिस्तानियों ने जो अपना झंडा दिया है
वो बाकायदा रेक्टेंगुलर है, जी क्योंकि वो उसी तर्ज पे अपने आप को सॉवरन स्टेट डिक्लेयर करते हैं जिस तर्ज पे इंडिया सॉवरन स्टेट डिक्लेयर हुआ, पाकिस्तान हुआ। तो वैसे ही वो कहते हैं कि हमारा खालिस्तान जब भी बनेगा तो उसका ये झंडा होगा। तो खालिस्तानी जो झंडा होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। जो खालसे का झंडा है, जो खालसे की सॉवरन आइडेंटिटी का जो चिन्ह है वो रेक्टेंगुलर है। जो वहां पे लगाया गया वो खालसे का रेक्टेंगुलर झंडा, सॉरी ट्रायंगुलर झंडा था, रेक्टेंगुलर नहीं था। जी तो वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, ये एक प्रूफ है, जी। वो खालसे का झंडा था। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लाल किले के अंदर जिस समय नौजवान दाखिल हुए थे 26 जनवरी 2021 को, वहां पे खालिस्तानी झंडा नहीं लगा था, वहां पे खालसे का ध्वज, खालसे का झंडा लहराया गया था। जब हम बात करते हैं पंजाब की, जैसे डॉक्टर किरणप्रीत कौर जी ने बताया कि पंजाब के ऊपर अंग्रेज हुकूमत ने अपना कब्जा तो किया था, लेकिन खालसा के ऊपर नहीं, खालसा के ऊपर नहीं। एज ऑफ सेल्स की इन्होंने बात की, जो बताता है कि हर एक मुल्क के जो झंडे हैं वो रेक्टेंगुलर क्यों हैं। और अगर भारत की सरकार इजाजत देती है सिखों को कि आप आके यहाँ पे अपना दिल्ली फतेह दिवस मनाएं, तब वहां पे खालसाई निशान साहब झंडे लगाने अलाउड कर दिए जाते हैं, इजाजत दे दी जाती है कि आप यहाँ पे ऐसे प्रबंध कर लें। लेकिन अगर उसी सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए वहां पे पहुंच के वहां पे निशान साहब लगाया जाता है और अपनी बात बताने की कोशिश की जाती है, तब उन पे पर्चे FIR दर्ज कर दिए जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि लाल किले के ऊपर सिखों ने, नौजवानों ने वहां पे निशान साहब लहराया था, फहराया था। क्या सिखों का कोई कनेक्शन लाल किले के साथ पहले भी रहा है? और क्या कोई भी आके, किसी और धर्म के लोग भी आके वहां पे अपना झंडा फहरा सकते हैं? ये बात ना बहुत बार जो इंडियन मीडिया की डिबेट्स में भी आई है जी ये बहुत बार, क्योंकि वो जो चिल्ला चिल्ला के डिबेट्स करते हैं ना, वो बोलते हैं कि ऐसे तो कोई भी आके फिर अपना झंडा फहरा देगा। देखिए, झंडा फहराने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबल होने के लिए आपके पास कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए। वहां पे तिरंगा फहराया जाता है, क्यों? क्योंकि तिरंगा उस मुल्क का है, उस देश का है जिसने अंग्रेजों को कलेक्टिवली वहां से निकाला और दिल्ली को जीता। जी इसको हम यही बोलेंगे ना, क्योंकि पुराने ज़माने में भी जब भी कभी कुछ जीता जाता था तो बोले जाते थे ये कैपिटल को उसकी कैपिटल जीत लो तो वो मुल्क जीता गया, यही होता है। तो जब अंग्रेज़ों से हमने अंग्रेज़ों को भगाया और अपना वहाँ पे राज कायम किया, तब आया तिरंगा। अब कोई भी रिलीजन वाला जिसने पहले कभी लाल किले को जीता हो वो आके फहरा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी ने कभी नहीं जीता, ये सिखों ने जीता। जो दिल्ली फतेह दिवस की बात मैंने 2014 की जो बाकायदा गवर्नमेंट ने मनाया है, ये सिखों ने नहीं जाके वहाँ मना दिया, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाकायदा गवर्नमेंट की हेल्प के साथ वहाँ पे वो दिल्ली फतेह दिवस मनाया है। देखिए, वो दिल्ली फतेह दिवस क्या है ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा दो चीज़ें। एक कि सिखों की एलिजिबिलिटी क्या है वहाँ पे झंडा फहराने की। निशान साहब का वहाँ पे फहराए जाना लाल किले की शोभा बढ़ाता है, ना कि कम करता है। तिरंगे की शोभा बढ़ाता है, ना कि कम करता है। तिरंगे को गर्व होना चाहिए कि निशान साहब उनके साथ फहराया गया, क्योंकि निशान साहब हमेशा सबसे ऊपर फहराए जाते हैं। निशान साहब के ऊपर कभी कोई झंडा नहीं होता जी। फिर भी उस दिन वहाँ पे तिरंगा भी था और इधर निशान साहब को फहरा दिया गया एक खाली फ्लैग पोस्ट पे। तो तिरंगे को इस चीज़ पे मान होना चाहिए था। अब आती है बात, दूसरी बात जो मैं क्लियर कर दूंगी। एक तो ये कि सिखों की एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरी ये है कि और कोई धर्म क्यों नहीं कर सकता। देखिए, 1783 में जब उस समय पे शाह आलम जो एम्परर थे, शाह आलम बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे। तो इधर से क्या हुआ कि क्योंकि मराठा एम्पायर भी थी और उधर ब्रिटिश एम्पायर, डेविड ऑक्टलोनी तब वो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश एम्पायर के, तो वो भी वहाँ से आ रहे थे दिल्ली को जीतने के लिए, इधर से मराठास भी आ रहे थे। हाउएवर शाह आलम जो हैं, क्योंकि जो सिख एम्पायर है वो अपनी अलग एम्पायर है, सिखों की अपनी एम्पायर है, तो वो सिख एम्पायर को भेजते हैं पैगाम कि आप आइए हमारी मदद कीजिए।
तो जब सिखों के यहाँ से बाकायदा 30,000 सिख जो हैं वो निकलते हैं, 30,000 सिखों की फौज निकलती है। 5 सरदार जिनका मेजर नेम आता है, एक आते हैं जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, चढ़त सिंह, बाबा बघेल सिंह और एक आते हैं तारा सिंह गेबा। ये 5 सरदारों की सरपरस्ती में 30,000 सिखों की फौज जो है वो पंजाब कहना गलत है। उसका कारण ये है कि जब हम पंजाब बोलते हैं ना तो लोग उसको वो छोटा सा आज वाला छोटा सा पंजाब मान लेते हैं। पंजाब तब राजस्थान तक फैला हुआ था, पंजाब तक तब बहुत अलग अफगानिस्तान तक लगा हुआ था, तो इसलिए पंजाब, वो पंजाब की बात कर रहे हैं। तो जो सिख एम्पायर है उसके जो 5 सेनापति कह लीजिए और बाकायदा 30,000 फौज जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करती है जी। जब ये पता चलता है डेविड ऑक्टलोनी को और उधर मराठास को, तो वो वापस चले जाते हैं। अब शाह आलम के दिमाग में आता है कि वो तो चले गए, अब हमें सिखों की ज़रूरत नहीं है, तो वो बोलते हैं कि आप लोग वापस चले जाओ, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सिख जो हैं वो अरदास करके निकलेंगे तो वो मोर्चा फतेह करके निकले, वापस आएंगे, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। वो अरदास करके निकले हैं जी। दिल्ली का मोर्चा फतेह करने को। अब वो शाह आलम दुनियावी बंदा है, वो उनको वापस नहीं भेज सकता, उनको वापस भेज सकता है अकाल पुरख। तो वो जाते हैं, फिर भी जाते हैं। वहाँ पे उन दिनों कोई भी जो खास तौर पे जो राजधानी होती थी ना, उसके आसपास बहुत बड़ी दीवार होती थी। तो जब सिख वहाँ पे पहुँचते हैं वो सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि ये अंदर राजधानी में घुस ना सकें शाह आलम। तो सिख बाकायदा उस दीवार को तोड़ते हैं, जगह बनाते हैं। आज भी जहाँ वो तोड़ी गई उसका आज भी दिल्ली में मोरी गेट नाम है जी। आज भी मोरी गेट करके वहाँ पे है जगह, और वहाँ से वो लोग 30,000 बंदा जो है वो अंदर प्रवेश करता है। और ये 5 सरदार जहाँ पे वो उन्होंने अपना कैंप बनाया, क्योंकि शाह आलम छिप गया लाल किले में, तो वहाँ पे जहाँ कैंप बनाया वहाँ पे आज 30 हज़ारी कोट है। उसका नाम ही 30 हज़ारी इसलिए है क्योंकि 30,000 सिंहों ने अपने घोड़े वहाँ पे बांधे थे जी। आज भी। तो ये कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये नया इतिहास है। 1783 में ये हुआ है। और बाकायदा सिंह जो हैं वो लाल किले के अंदर घुसते हैं, शाह आलम को पकड़ते हैं। अब शाह आलम जो है वो सिंहों के साथ अपनी उनके साथ कोई संधि करने की बात करता है कि चलो हम पीस पे आते हैं। तो यहाँ पे बाबा बघेल सिंह जो हैं वो बाकायदा उसको बोलते हैं हमारी 2 शर्तें हैं। एक तो जैसे तुम्हारे सामने नगारची आते हैं, बोलते हैं कि जहाँ पना आ रहे हैं या जो भी, तो हमारे सामने भी नगारची आएंगे और बोलेंगे कि खालसा जियो आ रहे हैं। एक बंदा नहीं, खालसा जियो आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक हवाला है कि बाकायदा ऐसे ही हुआ। बघेल सिंह को जब बुलाया गया और बाकी के 5 सरदार, जब ये 5 सारे गए हैं तो बाकायदा सामने नगारची गए हैं और ये बोलते गए हैं कि बामुलाजा सावधान, जो भी वो बोलते हैं, और साथ में कि खालसा जियो आ रहे हैं। फिर दूसरी शर्त ये थी कि तुम एम्परर होगे, तुम राजा होगे अपने घर पे, हम अपनी जगह के राजा हैं, तो हमारी जब बातचीत होगी तो दोनों आमने सामने तख्त पे बैठ के होगी जी। आमने सामने तख्त पे बैठ के बात होती है। और बाकायदा जब शाह आलम बोलता है कि हमें एक संधि कर लेनी चाहिए, तो संधि ये होती है कि ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐतिहासिक जगहें हैं, हमें बनाने हैं वहाँ पे गुरुद्वारे, हमें वो ऐतिहासिक जगहों पे गुरुद्वारे बनाने हैं। तो जब तक वो गुरुद्वारे नहीं बनते तब तक हम यहीं पे रहेंगे। और उसकी जो चुंगी लगती है, चुंगी होती है वो जहाँ से वो, क्योंकि रेवेन्यू का तब वही सिस्टम होता था, तो चुंगी हम इकट्ठी करेंगे, उसमें तुम्हें तुम्हारे खर्चे के पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन हम बाकी की चुंगी इकट्ठी करेंगे। तो जब तक वो नहीं होते, हमारे धार्मिक स्थल बन नहीं जाते, तब तक सिखों का ही राज रहेगा। ठीक है, तुम रहना यहाँ पे, लेकिन राज हमारा रहेगा, हम चुंगी इकट्ठी करेंगे। अब वो ये बात मानता है और उसके बाद बाकायदा वो रायसीना की जो जगह है वो भी खालसा पंथ के नाम करता है कि अगर फिर भी आपको कुछ कमी लगे तो आप रायसीना की जगह भी ले लीजिए, जहाँ आज भारत का राष्ट्रपति रहते हैं, रायसीना हिल है ना। तो उसके बाद वो जो उनका जो भी उनके साथ होती है वो, और ये मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, कहीं और से मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बाकायदा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में पर्शियन में लिखी गई शाह आलम की ये जो ट्रीटी है वो आज भी पड़ी है।
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में कोई भी जाके देख सकता है। ठीक है जी। दूसरी बात, वो जब ये बात पे संधि हो जाती है कि ठीक है ऐसे ही आप करिए, जो भी आप अपने जगह बनाइए, तो उस समय होता क्या है कि बाबा बघेल सिंह जो हैं उनको वहाँ पे खालसा पंथ हुक्म देता है कि आप यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, खालसा का कोई एक राजा महाराजा नहीं हो सकता, खालसा का राजा खालसा पंथ है जी। तो खालसा पंथ उनको हुक्म देता है, जो 30,000 सिंह हैं और बाकी के जो 4 सरदार हैं, वो कहते हैं कि हम वापस जाएंगे, आप कुछ सिखों को आप रख लें अपने पास और यहाँ पे आप पूरी देख रेख संभालें। तो बाबा बघेल सिंह और बाकी जो कुछ सिख हैं वो वहाँ पे देख रेख संभालने के लिए रहते हैं, और बाकायदा जो बाकी के सिंह हैं 4 सिंह, वो जो दिल्ली का तख्त है, जो शाह आलम का तख्त है, जो जहांगीर ने बनवाया था, जिसका नाम था तख्त ताउस, वो उस तख्त को बाकायदा घोड़ों के पीछे बांधते हैं, लाके दरबार साहब के पैरों में फेंक देते हैं। वो दिल्ली फतेह हुई थी, क्योंकि दिल्ली का जो तख्त था वो सिंहों ने लाके बाकायदा दरबार साहब के चरणों में अर्पित कर दिया। वो बहुत समय वहाँ पड़ा रहा। उसके बाद जब, क्योंकि उसको भी जगह देनी थी, तो आज भी वो ये नहीं है कि ये कोई पुराना इतिहास अब नहीं मिलता। आज भी आप जाएं दरबार साहब, जो भी कोई माथा टेकने जाता है, तो वहाँ पे रामगढ़िया बुंगा करके जगह है, वहाँ बाकायदा आप जाके देख सकते हैं, वो आज भी वहाँ पड़ा है। तो जाएं, देखें, इतिहास जिएं। तो दिल्ली सिखों ने फतेह की है जी। अब अगर किसी भी और धर्म ने अगर ऐसा कुछ किया है और उनके पास ऐसा कोई प्रमाण है जी। कि उन्होंने दिल्ली का तख्त जो है वो घसीट के लाके कहीं और अपनी किसी अपनी सॉवरेनिटी वाली जगह पे रखा है, तो वो उसको हक होना चाहिए लाल किले पे अपना झंडा फहराने का। लेकिन ये सिर्फ खालसे ने किया है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ खालसे का ही झंडा फहराया जा सकता है। तभी मैंने बोला ना कि तिरंगे को मान होना चाहिए था, होना ये चाहिए था, क्योंकि बार बार ये बात आती है ना कि सिख हमारा अंग है, सिख हमारा अटूट अंग है, तो उनको तो प्राउड होना चाहिए था कि देखिए जिस 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 गद्दी पे बैठ के, जिस तख्त पे बैठ के जहांगीर ने इतने बड़े बड़े, और उसके बाद औरंगजेब ने भी इतने बड़े बड़े और घटिया किस्म के जो फरमान जारी किए, उस तख्त को सिखों ने, खालसे ने उखाड़ा। ना सिर्फ उखाड़ा, बाकायदा दरबार साहब में जाके दरबार साहब की चरणों में रखा जी। कि ये पड़ा दिल्ली का तख्त। तो सिखों के लिए दिल्ली जीतने का मतलब है कि दिल्ली का तख्त खालसा पंथ के नीचे हमेशा झुकेगा और झुकाएंगे। तभी मैंने पहले ये बात बोली थी ना कि एक तरफ लाल किला है, एक तरफ चांदनी चौक है। लाल किला अपने आप में कहता है कि मैं ताकतवर हूं, चांदनी चौक उसको घूरता है कि ना, एक ही है, वो है अकाल पुरख जो 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 पावरफुल है जी। और जब यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि दिल्ली तख्त, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दिल्ली में बैठती है ना, दिल्ली तख्त ने 3 ऐसे कानून थोप दिए जो कि उनको गवारा नहीं थे, और वो आए थे लड़ने दिल्ली तख्त के साथ कि भाई तुमने ये हम पे थोपे हैं, हमें मंजूर नहीं, तुम वापस लो। हम तब तक नहीं जाएंगे वापस जब तक तुम ये वापस नहीं लेते, क्योंकि यह मैंने पहले ही बोला, खालसा या तो निकलता है, या तो निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा अरदास करके निकलेगा, अरदास करके निकलेगा तो जीत के जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यही बात वहाँ पे आ रही है। यही बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ पे घोड़े कहाँ से आ गए, वहाँ पे निहंग सिंह क्यों आ गए, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब क्यों आ गए, वो तो प्रोटेस्ट है ना। ये बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली जीतने का मतलब जो है सिख कॉन्शियसनेस में वो बिल्कुल अलग है। वो जिस तरह से सिख दिल्ली जीतने को देखते हैं ना, उस तरह से कोई और धर्म या कोई और फिरके के लोग देख ही नहीं सकते, क्योंकि सिखों ने ही दिल्ली जीती है और किसी ने कभी जीती नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके इस जवाब से जो प्रश्न था कि जैसे कई मीडिया हाउसेस ने इस बात को उछाला, प्रोपेगेंडा के तहत सामने लाया गया कि कोई और भी आके लाल किले के ऊपर अपने धर्म का निशान लगा सकता है, तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जवाब मिल गया होगा कि अगर सिख लगा रहे हैं तो सिखों की एलिजिबिलिटी है, वहां पे मोरी गेट है जो सिखों ने वहां पे अंदर प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता बनाया, जहां सिख रुके, 30,000 की फौज रुकी, उसके बारे में भी बताया गया। और जब दिल्ली का तख्त हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब पहुंचा दिया जाता है सिखों की तरफ से, तो उसके मायने यही होते हैं कि जिस तख्त से
भारत के अंदर उस समय जो प्रांत था, अलग अलग प्रांतों के अंदर मुगलिया हुकूमत जो अपने रूल्स, जो अपने शासन के तहत फरमान जारी करती थी, उस तख्त को हमने उखाड़ के दरबार साहब ला देना सिखों का एक सिंबल भी माना जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम एक व्यक्ति का नाम लें, नवदीप सिंह, जिसकी 26 जनवरी को शहादत होती है, हम ये शहादत का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग नहीं करते। उस नौजवान के बारे में अगर ध्यान में लाना चाहें तो क्या चीज नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली, उसके दादा आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये और क्लियर कर देगा, ये और समझा देगा जो हम पहले बात करके गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन मीडिया ने, और एक ही बात जब आप अगर कोई मुझसे पूछेगा एज अ सिख कि निशान साहब या तिरंगा, तो पहले कौन, आपके लिए पहले कौन है, तो मेरे लिए पहले निशान साहब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए तिरंगा बिल्कुल कुछ नहीं है। तिरंगा मेरी नेशनल, जिस जगह से मैं हूँ, मेरी नेशनैलिटी का वो एक झंडा है, तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरे लिए निशान साहब से ऊपर तो कुछ भी नहीं, मेरी खुद की जान भी नहीं है जी, है ना। ये बात ना कंफ्यूजन यहाँ कह लीजिए क्रिएट कर दी जाती है, यहाँ कह लीजिए कि इग्नोरेंस के कारण हो जाती है। अब नवदीप सिंह जो हैं, उनको बाकायदा गोली लगती है और गोली के निशान हैं। ना सिर्फ ये, जिस ट्रैक्टर पे थे वो ट्रैक्टर बाकायदा उसके ऊपर तो तिरंगा लगा हुआ था बहुत बड़ा। जब उनका ट्रैक्टर उलटता है गोली लगने के कारण, जब वो डिसबैलेंस होता है, तो तिरंगा भी तो उसके साथ ही था ना जी। किसी भी मीडिया हाउस ने ये कवर नहीं किया कि वो, और उसको बाकायदा जो उसकी शहीदी हुई है उसको इसी लाल किले वाला पूरे घटनाक्रम में ही जोड़ के दिखा दिया गया, जबकि वो शहीद होता है आईटीओ के आसपास। जी, वो लाल किले पे शहीद नहीं होता, वो आईटीओ के आसपास शहीद होता है। लेकिन फिर भी उसको उसी में मिक्स करके कि देखो जी इतने पुलिस वाले घायल हो गए, इतने ये हो गए, एक खालिस्तानी मारा गया। ये बाकायदा ऐसी हेडलाइंस हैं, ऐसी डिबेट्स हुई हैं। और जबकि वो जो बंदा था जिसको इन्होंने सो कॉल्ड खालिस्तानी कहा, वो अपने ट्रैक्टर के सामने तिरंगा बांध के चल रहा था। जी। अब फिर ये माना जाए कि खालिस्तानी तिरंगा बांधते हैं, तो अगर ये बात सच है, अगर कोई भी जो तिरंगा लहराएगा वो खालिस्तानी है, तो फिर मोदी जी खालिस्तानी हुए, हमारे प्रेसिडेंट खालिस्तानी हुए, क्योंकि रिपब्लिक डे को प्रेसिडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंस डे को प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो तिरंगा फहराते हैं। तो इसको ना बड़े तरीके से ना उन्होंने ब्रशिंग अंडर द कारपेट जैसे बोलते हैं वैसे किया है। उसको उसकी शहीदी को बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। उसका रीज़न था, क्योंकि अगर ये बात सामने आती कि उसको गोली लगी है, और गोली किसको लगी है, उसने निशान साहब भी नहीं पकड़े हुए, उसने तो तिरंगा पकड़ा हुआ है, उसके तो तिरंगा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वहाँ गोली चली है, वायलेंस यूज़ हुआ है, और हुआ है पुलिस की तरफ से। तो वहाँ पे पुलिस का अपना एक रोल जो है ना वो क्वेश्चन में आता था। तो इसलिए उसकी शहीदी को शहीदी ना करके उसको लाल किले के साथ ही जोड़ के दिखा दिया। तो ये एक अगेन ये प्रोपेगेंडे का ही एक हिस्सा था, क्योंकि अगर कोई और होता, मान लीजिए कोई पुलिस वाले को वहाँ पे कुछ हुआ होता, उसके पास तिरंगा होता, तो यही मीडिया हाउस चलाता कि क्योंकि पुलिस वाले ने तिरंगा पकड़ा हुआ था, खालिस्तानियों ने उसको मार दिया। यहाँ पे एक, क्योंकि उसका नाम नवदीप सिंह है, वो सिंह है, तो उसको डिमोनाइज करना इजी है, तो उसके तिरंगे को इन्होंने माइनस कर दिया, उसको खालिस्तानी बना दिया। ये प्रोपेगेंडा है। ये हमारे इंडिया की आवाम को, लोगों को समझना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे फैक्ट है, और चेक करें खुद। धन्यवाद किरणप्रीत जी। आपने 26 जनवरी के 2 साल पहले जो वहां पे घटनाक्रम हुई थी, कई सवाल थे लोगों के मन में, जो ये सवालों के जवाब देना बेहद जरूरी भी था। दर्शकों को हमने ये बताने की कोशिश की कि जो नौजवानों ने वहां पे झंडा लहराया था अपने धर्म का, वो खालिस्तानी झंडा नहीं था, वो निशान साहब था। निशान साहब अगर कुछ सिख नौजवानों ने वहां पे जाके लहराया तो उसके पीछे का कुछ इतिहास भी था। जो लोग कहते हैं कि कोई भी धर्म का लोग जाके वहां पे क्या अपना झंडा लहरा सकते हैं, सिखों की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इतिहास है, और इतिहास कैसे वहां की सरकार नहीं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं रजिस्टर्ड करके अपने पास रखा हुआ है। यहां पे बताई गई हर एक बात फैक्ट्स के साथ बताई गई है। आप अपनी खोज के अंदर भी इसको थोड़ा लाएं, ध्यान दें। सिखी अनप्लग्ड के आज के इस एपिसोड के अंदर अगर आपके कुछ सवाल हो तो जरूर भेजें।
कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब आप तक लेकर हम जल्द आएं। जुड़े रहें सिक्खी अनप्लग्ड के साथ। धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी आपका। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।